हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली ठीक ठाक होंगे। तो स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल में। मैं हूं अभी सोनापुर एरिया में, और सोनापुर में आप लोग पीछे देख रहे होंगे मैं हूं अभी ये देखें, ये है भोजपुरिया रेस्टोरेंट। तो दोस्तों मैंने सोचा कि मैं यहाँ आया हूँ सोनापुर, और भोजपुरिया रेस्टोरेंट में हमारे लोकेश साहब हैं, जिनका ये रेस्टोरेंट के ऑनर हैं। तो इनसे मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए जानकारी लेके आऊँ कि अगर आप लोग दुबई के अंदर रेस्टोरेंट्स का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए अंदर चलते हैं और उनसे पूरी जानकारी लेते हैं, पूरा नॉलेज लेते हैं और आप लोगों को शेयर करते हैं, ताकि आप लोग भी अगर चाहते हैं बिज़नेस स्टार्ट करना तो आप लोग भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक साथ हमारे साथ अभी लोकेश साहब हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं। मुझे भी इन्होंने अपना रेस्टोरेंट का चाय टेस्ट कराया, केसर वाली चाय। वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया चाय है। थैंक यू लोकेश साहब। थैंक यू जी। लोकेश साहब अभी ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम लोग चलते हैं अपने मुद्दे पर, और हम लोग बात करते हैं। आप बताएं हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं बंदे, हाँ जी, वो अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, लाइक आप रेस्टोरेंट काफ़ी सालों से यहाँ चला रहे हैं, तो वो कैसे यहाँ पे स्टार्ट कर सकता है। कुछ बेसिक थिंग आप मुझे हाँ जी। तो इसको लोगों को भी बता दें कि कैसे वो लोग कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें की। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं काफ़ी साल से यहाँ पे रेस्टोरेंट स्टार्ट किया हूँ, और रेस्टोरेंट की एक खास बात बताना चाहूँगा कंपेयर टू एनी अदर बिजनेस, कि जब तक मानवता रहेगी, जब तक लोग रहेंगे, रेस्टोरेंट बिजनेस कभी खत्म नहीं होने वाला है। राइट, सो दैट्स द पॉइंट आई वुड लाइक टू हाईलाइट। दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि रेस्टोरेंट के लिए सबसे अहम चीज़ है लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। योर लोकेशन इज द की। बेस्ड ऑन योर लोकेशन एवरीथिंग कम्स इनटू द सीन। तो सबसे पहले तो आप एक अच्छी लोकेशन ढूंढें जहाँ पे फुटफॉल रीजनेबली हाई फुटफॉल हो। जब आपका लोकेशन हो गया, उसके बाद आप रेंटल, उस एरिया में आप रेंटल देखेंगे। ओके। रेस्टोरेंट बिजनेस में रेंटल एक ऐसी चीज़ है जो कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर आपकी रेंटल आपके बजट में है तब तो वो बिजनेस ऊपर नीचे होकर भी आप संभाल सकते हैं, बट रेंटल ही अगर आउट ऑफ रेंज चला जाए तो ये बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। रेंटल के अलावा जो अहम कॉस्ट है, जो है कि ट्रेड लाइसेंस फी, वो जो कि डीईडी से बनता है। ट्रेड लाइसेंस की गवर्नमेंट की फिक्स फी है, डिपेंड्स ऑन द एमिरेट्स। 12 से 15,000 दिरहम का ये ट्रेड लाइसेंस फी होता है। जब आपने ट्रेड लाइसेंस फी ले लिया, आपने लोकेशन ले लिया, ये मुझे छोटा सा मैं बोलूँगा कि आप कहाँ से ये लेना पड़ेगा ये चीज़, थोड़ा आप थोड़ी सी जानकारी ये भी दे दें कि अगर कोई ट्रेड लाइसेंस लेना चाहता है तो उसको कहाँ जाना चाहिए। तो ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए डीईडी के ऑफिस में जाना पड़ेगा। हाँ, दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, जो कि दुबई में हर एक इलाके में कहीं ना कहीं गूगल करेंगे तो आपको डीईडी की ऑफिस मिल जाएगी। यहाँ पे नियरेस्ट ऑफिस जो है तवार सेंटर है, अगर और आगे जाए तो देरा में है, बरशा में है, हर एक जगह है उनकी सेंटर्स। ओके। तो यहाँ पे अगर हम ये ट्रेड लाइसेंस ले लेते हैं, हमें सपोज रेंट भी मिल जाता है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो? नेक्स्ट स्टेप ये है आपका किचन डिज़ाइन और इंटीरियर डेकोरेटर। किचन डिज़ाइन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, जिसमें आपको ड्राइंग की सबमिशन करनी होती है दुबई म्यूनसिपालिटी को। वो देखती है, सारे अपनी सेफ्टी रेगुलेशंस देखती हैं, और आपके डिज़ाइन में अगर सही है तो वो अप्रूव करती हैं, अगर नहीं सही है तो आपको सजेशन देती है कि आप ये डिज़ाइन यहाँ नहीं, ऐसे मॉडिफाई कर लें। सही। तो मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है कि 2-3 बार अगर आप सबमिशन करेंगे तो ड्राइंग आपका पास हो जाता है। जरूरी चीज़ ये है कि जो किचन की जो ड्राइंग है वो सिविल इंजीनियर के द्वारा बनाया जाए, खुद आप स्केचिंग मत करें। ओके, ताकि कोई भी मॉडिफिकेशन उस हिसाब से, जब आपकी ड्राइंग पास हो गई, ठीक है, उसके बाद आप फायर एंड सेफ्टी के लिए अप्लाई करेंगे। ओके, जो कि बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि किचन में बहुत प्रोफेशनल आग जलती है और बहुत ही हाई वॉल्यूम आग होती है। तो सेफ्टी का ध्यान हमारी दुबई गवर्नमेंट बहुत ही अच्छी से रखती है। आपको अप्लाई करना पड़ता है सिविल डिफेंस में, फायर सेफ्टी मैकेनिक्स, कि आपने आग के लिए कौन सा सेफ्टी मेजर लिया हुआ है। उसके लिए भी अलग से ड्राइंग चाहिए और उसके लिए अलग से अप्रूवल चाहिए। ये जब दोनों अप्रूवल हो गया, उसके बाद आपको जहाँ डाइनिंग एरिया है उसका डिज़ाइन के ऊपर काम,
डिजाइन सबमिट करना पड़ेगा। हाँ जी, वो भी म्युनिसिपैलिटी को सबमिट होगा और वो पूरा देखेंगे कि आपका डिजाइन कैसा है, फ्लो ऑफ कस्टमर कैसा है, और उसके बाद अगर कोई सजेशन चेंजेस का है वो चेंज करेंगे। तो ये तो ड्राइंग की बात हो गई। जब ये ड्राइंग कंप्लीट हो गया तब आप जाते हैं दो एस्टैब्लिशमेंट के पास। एक टीम जो होती है वो किचन का सेटअप करती है, सही है। जहाँ पे चिमनी का खास ध्यान रखा जाता है, और दुबई गवर्नमेंट स्पेशली जो खाना बनाने के दौरान जो स्मोक निकलता है उसका एग्जॉस्ट सिस्टम कहाँ निकल के जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसके ऊपर खासा ध्यान रखती है। तो ये प्रोसेस जब आप किचन डिजाइन में कर रहे हैं तो एग्जॉस्ट इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द किचन डिजाइन। ओके, सिविल डिफेंस आपका हो गया सेफ्टी के हवाले से। उसके बाद आप दोनों डिजाइन, किचन का, फायर सेफ्टी का और नीचे का जो एरिया है डाइनिंग का, सारे डिजाइन आप एक कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर आपको कोटेशन देती है और मैं आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि कभी भी एक कॉन्ट्रैक्टर के बेस के ऊपर अपना प्रोजेक्ट उसको मत दें। कम से कम 4 या 5 से कंपेयर कर लें आपके एरिया में जो भी अच्छे हो, और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये कोई कॉन्ट्रैक्टर आपको चीट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। ऑलराइट, और एक बार कॉन्ट्रैक्टर से आपने समझ बूझ लिया, उसके बाद आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। और सबसे जरूरी चीज है जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें कॉन्ट्रैक्टर को, इवन फॉर द इंटीरियर सिविल के लिए और किचन के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट में आइटम बाय आइटम आप चेक करें। ओके, ताकि कुछ छूट ना जाए, और उसको दोबारा भी चेक करें। जब आप एकदम 100% कंफर्म हो जाए कि मुझे जो चाहिए वो कॉन्ट्रैक्टर वही लिखित रूप में दे रहा है, अब आप उसकी कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं और एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज और बताऊंगा फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्टर पर्सपेक्टिव कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को दें तो एक टाइम का क्लॉज उसमें होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर आपके पास आएंगे जो बोलेंगे कि हम 15 दिन में या 20 दिन में कर देंगे, और आपको लटकाते लटकाते 45 दिन लगा देंगे। टाइम वेस्ट होता है। इसका मतलब ये होता है कि दुबई में एक दिन की कॉस्ट है, और एडिशनल जो 30 दिन 40 दिन लग गया आपका रेंट का पैसा उधर डूब जाएगा। तो आप एक पेनल्टी क्लॉज जरूर डालें कि हमें कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड करने के बाद जितने दिन में कंप्लीशन चाहिए, ओके, उतने दिन की गारंटीड कंप्लीशन हो, उससे डिले करते हैं तो उसका पेनल्टी कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा। इन सब छोटी छोटी बारीकियों को अगर देखेंगे तो आपकी जो एग्जीक्यूशन होगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वो टाइमली होगी और आप अपना बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। अभी तक जो हमने प्रोसीजर की बात की अपने ऑडियंस के लिए, ये प्री ओपनिंग प्रोसीजर बताया। अब आ जाता है एग्जीक्यूशन पार्ट और पोस्ट ओपनिंग। जितना प्री ओपनिंग इंपॉर्टेंट है उतना ही पोस्ट ओपनिंग भी इंपॉर्टेंट है। पोस्ट ओपनिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो प्री ओपनिंग की बात हमने कर ली बहुत ही सटीक तरीके से। अब हम आपकी सेटअप हो गई, आपने इनॉग्रेशन कर दिया और आप अपनी रेस्टोरेंट चलाने जा रहे हैं। तो नाउ सिंस वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रेस्टोरेंट, अब एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन आता है आपका मैन पावर का। मैन पावर का किसी भी रेस्टोरेंट में मैन पावर कैन मेक और ब्रेक योर बिजनेस, स्पेशली इन द रेस्टोरेंट बिजनेस, बिकॉज नो मैटर आप कितनी अच्छी डेकोरेशन कर लें, अगर आपके खाने में टेस्ट नहीं है तो सब कुछ जीरो है। तो मैन पावर में बहुत ही टाइम इन्वेस्ट करें और सही मैन पावर को लेकर आए। हायर करने से पहले उनसे ट्रायल करवाएं, अपने दोस्तों से भी ट्रायल करवाएं, 10 लोगों से पूछें उनकी फूड की फीडबैक, सर्टिफाई हो तब हायर करें। अच्छी टीम होना एक रेस्टोरेंट के सक्सेसफुल के लिए बहुत जरूरी है। तो ये रहा मैन पावर का। अब आता हूं मैं कमर्शियल एंगल में। बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा कि किसी भी रेस्टोरेंट में जब खाना बनना शुरू हो जाता है, कस्टमर आ गए, आपने हायर कर लिया, सर्व करना शुरू कर दिए, उसके बाद आता है कि मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट, तो जो मटेरियल कॉस्ट का जो मुद्दा है ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है, और मटेरियल कॉस्ट आपकी रेस्टोरेंट को बर्बाद भी कर सकती है और आबाद भी कर सकती है। जिया भाई, अब हमने प्री ओपनिंग की बात कर ली, रेस्टोरेंट स्टार्ट हो गया,
अब आप कुकिंग करना चाह रहे हैं, मैन पावर की भी बात हमारी हो ही गई। जी अब मैं बताऊंगा कमर्शियल पार्ट, जी। विच इज बेसिकली द सोर्सिंग पार्ट, क्योंकि देर इज एन नंबर ऑफ आइटम्स यू आर सोर्सिंग इन दिस प्रोसेस। अलग अलग टाइप की सोर्सिंग की बात कर रहा हूँ। सोर्सिंग फॉर द नॉर्मल डे टू डे आइटम्स लाइक राइस, आटा, दाल, चावल, ये वो जो ग्रोसरी आइटम्स है ग्रुप में, उनकी सोर्सिंग एक अलग होती है। मीट की सोर्सिंग आपकी अलग होती है। अंडे का सोर्सिंग, पोल्ट्री, वो अलग होता है। ओके, तो इन सब सोर्सिंग के लिए सबसे पहले जो आप वेजिटेबल यूज करते हैं, हाँ जी, ये वेजिटेबल मैं रेकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्टली शुरुआत वाले दिनों में, जैसे आपने सेटअप किया, शुरुआत वाले दिनों में अवीर मार्केट से डायरेक्टली खरीदें। ओके सही है। ओके, तो वो वेजिटेबल का 1/4 ऑफ द प्राइस यू विल गेट। दैट इज ऑल्सो अ सेविंग। अनदर थिंग अबाउट द ग्रोसरी आइटम्स, आप 5 सप्लायर से चेक करें। चेक करो। ऑलराइट, सप्लायर से कोटेशन लें। और मेरा जहां तक तजुर्बा है अभी तक का, कि when you buy the grocery items in cash, you get the best deal. बिल्कुल। There is no point in getting a 30 days credit and then the supplier rips you off by adding an additional margin of another 20% or 30%, which is impacts the operation and the efficiency of the restaurant. दूसरी बात ये कहूंगा कि जहां तक मीट और पोल्ट्री का है, उसी तरह आप अपनी सप्लायर से चेक करें और वहां से जाएं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग मैंने बताना भूल गया था कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन एक क्लीनिंग प्रोसेस होती है, और यहाँ की कंट्री जो है बहुत स्ट्रिंजेंट है ऑन द क्लीनिंग प्रोसेस, जिसमें रेगुलर क्लीनिंग, रेगुलर पेस्ट कंट्रोल, regular staff training as well. If you don't do that, we tend to get trapped into the fines which we want to achieve over a period of time. तो आई थिंक लोकेश साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दे दी है कि आप लोग कैसे मीन्स खोल सकते हैं रेस्टोरेंट बिजनेस, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब मेन क्वेश्चन मेरा ये है लोकेश साहब कि आप बताएं इन सब चीज़ों में जो भी आपने बताया, इन सब चीज़ों में कॉस्ट कितना है कि बंदा कैसे टारगेट कर पाए कि मैं खोल सकता हूँ या नहीं, कितना एक एवरेज कॉस्ट आप बता दें। जिया भाई, ये एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और उसका कारण ये है कि कोई भी रेस्टोरेंट की इतनी वेरिएशन है। आप किस एरिया में खोलना चाह रहे हैं, अच्छा ओके, उस हिसाब से आपकी रेंटल चेंज होती है। सही है। बट इन जनरल एक थंब रूल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से रेंटल तो चेंज होगा ही, बट जो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होगी वो मेरे ख्याल से 2.5 to 300,000 मिनिमम चाहिए। और एक क्वेश्चन मैं करूंगा लोकेश साहब की, अगर ये बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसको क्या किसी एजेंट को लेना चाहिए? बहुत सारी एजेंसियां हैं दुबई में, जैसा मैंने भी सुना है। हाँ, तो क्या उसके थ्रू वो कर सकता है ये बिजनेस, या फिर अपने से खुद से करना चाहिए? जी देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है जी। और वैसे तो दुबई में किसी भी बिजनेस करने के लिए ढेर सारी एजेंसियां हैं। बिल्कुल। आप उनको पैसे दें और सारा घर बैठा रहें, डॉक्यूमेंटेशन दें, सारा कुछ करते हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन ये है अपने दोस्तों के लिए, अपने आपके ऑडियंस के लिए, कि खुद से डीडी में जाएं। हाँ जी। और खुद से अप्लाई करें। यही होगा कि 2-4 जगह आपको पूछना पड़ेगा। बट इससे एडवांटेज क्या होगा कि एक ग्राउंड रियलिटी आपको पता चलेगा, एंड टू एंड प्रोसेस पता चलेगा। इस रेस्टोरेंट के बाद दूसरा रेस्टोरेंट भी खोलना हो तो किसी एजेंसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और आप अगर ऐसे करते हैं तो कॉस्ट सेविंग, हाँ, आपकी कॉस्ट सेविंग है, क्योंकि जो एजेंसी जो भी करेगी गवर्नमेंट फीस के अलावा अपना मार्जिन डालेगी, अपनी सर्विस फी डालेगी, तो उसका क्या जरूरत है। दुबई एक ओपन इकोनॉमी है और गवर्नमेंट यही चाहती है कि जिनको भी, जो भी इन्वेस्टर है वो डायरेक्टली आए, डायरेक्टली हमसे बात करें। बहुत सारे टोल फ्री नंबर्स हैं, डीडी से भी बात कर सकते हैं, और वन स्टॉप सोल्यूशन देती है। तो खुद से करने का, खुद से मैं रिकमेंड करूंगा कि खुद से करें, ताकि आने वाले बिजनेस के लिए भी आप अच्छा से करें। आप बता दें लोकेश साहब, वीजा का खुद अपना लेना पड़ेगा वीजा, या फिर? देखिए, जहां तक एज ए इन्वेस्टर, अगर आप ओनर हैं
तो दुबई आपको एक इन्वेस्टर वीजा ऑलरेडी देती है देती है, एस्टैब्लिशमेंट के लिए, बिल्कुल सही। और उस वीजा का कॉस्ट भी मिनिमम रहता है एज ए इन्वेस्टर मतलब वीजा। जैसे ही आप ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करेंगे, आई थिंक आपको वीजा मिलेगा। हाँ, वीजा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद आपकी स्टैब्लिशमेंट के लिए अलग से वीजा कोटा आपको लेना कोटा पड़ता है, लेना पड़ता है आपके स्टाफ के लिए। वो दो अलग अलग चीजें हैं, एक होती है अपने आपके और आपके फैमिली के लिए, और दूसरा आपके एम्प्लॉयज के लिए। तो चले लोकेश साहब, आई थिंक इतनी जानकारी इनफ है। बहुत ऑल्सो और आपने मुझे लगता है बहुत ही डीप नॉलेज, बहुत ही डीप जानकारी दी है, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है मेरे हिसाब से। मुझे पूरा समझ आ गया कि कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ मैं अपना बिजनेस, हाँ जी। ऑब्वियसली जैसा लोकेश साहब ने बताया। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जाते जाते मैं यही करूंगा कि अगर किसी भी हमारे भाई बंधुओं को अगर फर्दर डिटेल चाहिए जी, तो या तो आपसे संपर्क कर सकते हैं, या मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल 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 लोकेश साहब, आप इतना इतना हेल्प करने के लिए तैयार हैं लोगों के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। और इट्स ऑल अबाउट स्पिरिट ऑफ गिविंग, एज वी ऑलवेज से। तो ये था आप लोगों के लिए नॉलेज हमने शेयर किया। लोकेश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी जानकारी दी है। आप लोग अगर सोनापुर आए तो भोजपुरिया रेस्टोरेंट जरूर आए, यहाँ पर आप लोगों को एक से एक खाने का व्यंजन जो है मिलेगा, बिल्कुल देसी स्वाद, बिल्कुल देसी स्वाद में मिलेगा। और मैंने ऑलरेडी सब चीज़ ट्राई किया है, बहुत ही अच्छा है। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो में जो जानकारी हमने दी है, ऑब्वियसली लोकेश साहब ने जो अपनी पूरी जो यहाँ पर इन्होंने लाइफ बिताया है, इसका पूरा नॉलेज इन्होंने शेयर किया है, और बहुत ही अच्छी नॉलेज शेयर किया है। तो होपफुली अगर आप लोग इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, जैसा लोकेश साहब ने भी कह दिया, आप उनसे भी मदद ले सकते हैं, और आप कमेंट में भी बताएं, हम आप लोगों की पूरी मदद करेंगे। राइट, थैंक यू सो मच। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूले। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।